हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सरकारी जॉब एकेडमी में। आज हम ट्रायंगल्स के बारे में कुछ और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। आज का हमारा टारगेट 3 चीजें जानने का होगा ट्रायंगल्स में। मैं पहले बता देता हूं वो चीजें क्या है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखकर समझ ही गए होंगे कि क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला हमें ट्रायंगल्स का जानना है क्या, मीडियन। ये मीडियन क्या होता है ट्रायंगल्स में, ठीक है। इसको आप हिंदी में बोलते हैं मध्यिका। फिर दूसरी बात, ये एल्टीट्यूड क्या होता है, इसको आप शीर्ष लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब, या सिर्फ लंब भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरी बात आपको जो मैं पढ़ाऊंगा, या मैं 2 हिस्सों में इसको पढ़ाऊंगा आज, वो है, पहला मैं पढ़ाऊंगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जिसको आप सर्वांग सम त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में, या इसी को मैं एक और हिस्से में बांटने जा रहा हूं और उसको बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? सिमिलर ट्रायंगल। इन दोनों को साथ में ही पढ़ाना है, इसलिए मैंने बोला 3 चीजें पढ़ाना है। समरूप त्रिभुज, क्या बोलोगे आप? समरूप त्रिभुज बोलोगे, ठीक है। ये 4 चीजें आज हमारा टारगेट होगी। पहला हम देखेंगे मीडियन, फिर उसके बाद हम देखेंगे एल्टीट्यूड, फिर हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, फिर हम देखेंगे सिमिलर ट्रायंगल। सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 बातें हैं यहां पास सबसे, और उसमें भी ये सिमिलर यानी समरूप त्रिभुज सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला। अगर ट्रायंगल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो सिमिलर ट्रायंगल से आता है, समरूप त्रिभुज से। अगर आपको कॉन्ग्रुएंट समझ में आ गया, सिमिलर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 हम एक एक करके सारी चीजें समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पहली हमारी हेडिंग है मीडियन। मीडियन आप बोलोगे मध्यिका। मध्यिका, ये मध्यिका क्या होती है? मध्यिका अगर आपको समझना है तो आप एक ट्रायंगल बनाइए। अब देखिए, ट्रायंगल में पहली वीडियो में हमने देखा था इसकी 3 साइड्स होती हैं, ये साइड्स हो गई। इसके 3 ट्रायंगल एंगल्स होते हैं और इसके 3 वर्टेक्स होते हैं, यानी शीर्ष। और शीर्ष से अगर आप किसी भुजा पर, सामने वाली भुजा पर ऐसी लाइन बनाओ कि सामने वाली भुजाओं को 2 बराबर भागों में बांट दे, यानी ये और ये बराबर बराबर बढ़ जाए, या कि आप यहां से, आप एक बात समझो, जैसे मैंने बोला ये ए है, ये बी है, ये सी, मैंने ले लिया ये डी। मीडियन का काम होता है कि सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी ये बी डी इक्वल हो जाएगा डीसी के। ये इसका काम होता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। इसी तरीके से आप यहां भी कर सकते हो। इसको अगर आप ई लोगे तो इसको भी 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो आप इसको बोलोगे एसी, एसी नहीं, ए ई इक्वल टू ईसी। ये हो गया एक। फिर आप इधर से भी तो ले सकते हैं, यहां से भी तो ले सकते हैं, तो इसको भी इक्वल लेंथ में डिवाइड कर दे। इसको आप ले लीजिए एफ, तो ये क्या हो जाएगा, ए एफ इक्वल हो जाएगा एफ बी के, ए एफ इक्वल हो जाएगा एफ बी के। ये होता है मीडियन का काम, सामने वाली साइड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ये काम है मध्यिका का, मीडियन का, ठीक है। अब बात करें, अगर हम एल्टीट्यूड भी देख लेते हैं साथ में। एल्टीट्यूड, अब ये एल्टीट्यूड को त्रिभुज की हाइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? त्रिभुज की हाइट भी बोलते हैं। आप इसको शीर्ष लंब या लंब बस बोल सकते हो, यह त्रिभुज की हाइट भी कहलाती है। इसको अगर मैं एक ट्रायंगल में बनाऊं तो
तो आप समझो इसका काम था मीडियन मध्य का दो बराबर बराबर भागों में बांटना, लेकिन इसका काम होता है एल्टीट्यूड, ये 90 डिग्री सीधा सीधा जाता है। मतलब ये ऐसे कुछ बनता है, ये सामने 90 डिग्री कोण एंगल बनाएगा। ये जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री का बनाए, इसका काम है दो बराबर भागों में बांटना है, जबकि ये दो बराबर भागों में जरूरी नहीं है कि बांटेगा, ये पर 90 डिग्री का कोण जरूर बनाएगा, एंगल सामने बनाएगा। इसी तरीके से आप इधर भी ले सकते हैं ये 90 डिग्री, इसी तरीके से आप इधर भी ले सकते हैं 90 डिग्री। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन भी होता है मीडियन और एल्टीट्यूड में, तो मैं एक डायग्राम से और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये ए बी सी, ये ले लिया डी ई और एफ, तो यहां पास जो एडी है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, बीसी के, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है बीसी के। इसी तरीके से आप देखोगे जो बीई है, ये बीई परपेंडिकुलर होगा किसके, एसी के। इसी तरीके से जो सीएफ है, क्या है, सीएफ, ये परपेंडिकुलर हुआ किसके, एबी के, एबी के। इस तरीके से इसका काम होगा, ठीक है, इस तरीके से इसका काम होगा। अब एक बात समझो, आप बात करोगे सर इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं समझ में आ रहा है, एक फिगर में बनाता हूं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रायंगल तो ये भी है। अब देखिए जैसे मैंने बोला इसका नाम दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। अगर मैं ऐसे बनाऊं, ऐसे, ये है, तो ये लाइन इसको इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, तो ये इसकी मीडियन कहलाएगी, क्या कहलाएगी, मीडियन। लेकिन मैं अगर एल्टीट्यूड बनाऊंगा तो ये सीधा सीधा जाएगा और ये 90 डिग्री, तो ये वाली जो लाइन है आपकी ये मीडियन कहलाएगी, ये मीडियन कहलाएगी। और ये वाली लाइन आपकी क्या कहलाएगी, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड जिसको आप लंब भी बोलते हैं, और ये कहलाएगी आपकी मध्यिका, ठीक है। बाकी इनका काम हम अलग से देखते हैं, ट्रायंगल्स में जब क्वेश्चंस आते हैं उनको अलग तरीके से देखेंगे। आई होप आपको मीडियन और एल्टीट्यूड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप इसको अच्छे से लिख लेना, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम हमारे तीसरा जो टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उसकी तरफ, ठीक है। मीडियन का काम है क्या, बोलिए, मीडियन का काम है जिस पर ये जिस साइड पर मीडियन होता है उसको दो हिस्सों में इक्वल डिवाइड करते हैं, जबकि एल्टीट्यूड का काम होता है 90 डिग्री बनाने का सामने वाली अपोजिट साइड में, ठीक है। चलिए अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का उसको पढ़ते हैं आराम से, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी सर्वांग सम। मैं इसी के साथ पहले आपको बताऊंगा क्या, सिमिलर, सिमिलर ट्रायंगल यानी समरूप त्रिभुज, जिससे आपको डिफरेंस क्लियर हो इसमें, ठीक है। ऐसे अपन डिस्कस करेंगे, चलिए एक एक करके समझते हैं। जैसे मैंने आपको इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है उसको पहले समझते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात है इसका सेम शेप एंड सेम साइज होता है, इसकी शेप भी सेम होता है और साइज भी सेम होती है। इसकी अगर हम बात करें सेम शेप बट नॉट साइज,
पर इसकी साइज सेम नहीं होती है, इसकी साइज सेम नहीं होती है। ठीक है, जैसे अब आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। देखिए, जैसे मैंने या पहले मैं ऐसे लेता हूं, रुकिए, सर्कल के तौर पर। ठीक है, ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये दोनों ही लगभग, क्योंकि बोर्ड में मैंने मार्कर से बनाया है तो हो सकता है कि आपको लगे सर ये भी अलग अलग दिख रहा, लेकिन देखिए शेप यानी ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, इनकी साइज भी सेम ही है लगभग। जैसे मैं इसमें बनाता हूं, ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से ये हुआ और ये हुआ। देखिए इसकी शेप, भाई सर्कल ये भी है, सर्कल ये भी है, तो ये शेप सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, ये छोटा है ये बड़ा है, ये जबकि दोनों सेम है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ट्रायंगल्स की, किसकी बात करूं, ट्रायंगल्स की, ठीक है, सेम आ रहा है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा अलग से लग रहा है बट आप मैनेज कर सकते हैं इतना। यस, ठीक है, लेकिन मैं इसमें बनाऊं, इसमें तो क्लियर ही पता चल रहा है ऐसे, है ना। इसमें अगर मैं बना दूं, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, लेकिन अगर मैं इसमें बना दूं, ये देखिए आपको क्लियर फर्क समझ में आएगा। इसमें शेप्स भी सेम होता है और साइज भी, मतलब आकृति भी समान होती है और उनका साइज भी समान होता है। ये होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, या कॉन्ग्रुएंट कोई भी फिगर उसको बोलते हैं जिसका शेप और साइज सेम होता है। जबकि सिमिलर की हम बात करें, शेप तो सेम होता है पर साइज डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे ये देखिए और ये देखिए, ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा ये बड़ा, ये होता है सबसे बड़ा फर्क। ठीक है, अब हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बात और बोली जाती है, आप ऐसा भी कर सकते हो, सर्वांगसम पहचानो तो इस वाले को इसके ऊपर रखो या इस वाले को इसके ऊपर रखो तो दूसरे को ढक लेता है, ये कहलाता है सर्वांगसम, एक दूसरे को ढक लें। लेकिन ये नहीं ढकते, इसके ऊपर इसको रखोगे तो ये अंदर आ जाएगा, इसके ऊपर इसको रखोगे तो भी ये अंदर रहेगा, है ना। इनकी साइज सेम नहीं होती। ये होता है बेसिक डिफरेंस सर्वांगसम और समरूप का। फिर बात आती है किसकी, इनका जो फिगर होता है, इनका जो मैं बात करूं साइन की, इनका साइन कुछ ऐसा होता है, ये बराबर होते हैं, क्या होते हैं, क्योंकि सेम होते हैं तो बराबर हो जाते हैं, और कुछ ऐसे साइन लगा देते हैं, ये भी बराबर है और ये साइन ऐसे लगा देते हैं, ये भी बराबर है और ये साइन, इनकी सब चीजें इक्वल हो जाती है, इनका है ना एंगल बनता है तो इक्वल हो जाता है, सब चीजें सेम। लेकिन इसमें बस इस तरीके का साइन लगाते हैं, बस इस तरीके का साइन लगाते हैं, बस इस तरीके का साइन लगाते हैं। ठीक है, ये है बेसिक डिफरेंस किसका, कॉन्ग्रुएंट का और समरूप का, सिमिलर का। ठीक है, अब हम देखते हैं एक करके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि हमें ट्रायंगल पढ़ना है तो उसी पर चर्चा करेंगे आज। ठीक है, देखिए तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कुछ बहुत सारी खासियत होती है ना। मैं एक साथ लिखता हूं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल ही पढ़ना है। सर्वांगसम त्रिभुज, तो देखिए सर्वांगसम त्रिभुज में बहुत सारी खासियत है।
ठीक है, सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, आई होप आप समझ रहे होगे क्योंकि सर्वांगसम है तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला ये ए है, ये बी है, ये सी, और ये एक्स, ये वाई और ये जेड। मैंने अगर ये बोल दिया है ये सर्वांगसम है, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूं ए बी सी सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट है एक्स वाई जेड का, तो आपका क्या क्या इक्वल हो जाता है ये समझो। इनकी साइड्स इक्वल हो जाएगी, ये साइड इक्वल होगी इसके, यानी ए बी इक्वल होगी एक्स वाई के, बी सी इक्वल होगी वाई जेड के, ए सी इक्वल होगी एक्स जेड के। यानी आपकी साइड, सबसे पहले साइड्स इक्वल हो जाएंगी, इक्वल साइड्स भुजा बराबर हो जाएंगी इसके। अच्छा, आपको अलग से नहीं इसके बराबर देखना है, ये यहां से फिगर से नहीं यहां से देखना है कि ए बी इक्वल होगा एक्स वाई के, ए बी इक्वल है एक्स वाई के, फिर बी सी इक्वल है वाई जेड के, बी सी इक्वल है वाई जेड के, फिर ए बी ए सी इक्वल है एक्स जेड के, ए सी इक्वल होगा साइड इक्वल हो जाएगी। ठीक है, फिर इनके एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके, यानी ए इक्वल हो गया एक्स के, एंगल ए इक्वल होगा एंगल एक्स के, फिर एंगल बी इक्वल होगा एंगल वाई के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल वाई के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल जेड के। आपका कॉन्ग्रुएंट अगर हुआ तो उससे सब कुछ इक्वल हो जाता है, सारी की सारी चीजें इक्वल हो जाएंगी, इसकी हाइट इक्वल हो जाती है, इसका सब कुछ इक्वल हो जाता है। कब? जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। कब होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इनकी साइड्स इक्वल हो जाएगी, इनके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। लेकिन बात ये आती है यार, हमें कैसे पता चलेगा कि कॉन्ग्रुएंट होंगे? पेपर में तो ऐसे देगा नहीं। तो इसकी 4 कंडीशंस हैं। अगर 4 कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर लेता है तो हम बोल देंगे कि वो ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। आपको समझ में आया कि अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी और तीनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। लेकिन इनको इक्वल होने के लिए पहले पहचान में भी तो आना चाहिए कि क्या है, कैसे हम पता करें कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो अब हम उन्हीं 4 कंडीशंस को देखने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। आपने पढ़ा भी होगा ये 4, जैसे ही मैं लिखूंगा तुरंत आपको याद आ जाएगा कि हां सर मैंने तो ये पढ़ा था। देखिए, पहला होता है आपका एस एस एस। ठीक है, यानी पहली कंडीशन है साइड साइड साइड। ठीक है, भुजा भुजा भुजा। ठीक है, ट्रिपल एस। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हो गई आपकी ए बी सी एक्स वाई जेड। मान लीजिए जैसे ये भुजा बराबर है इसके, ये वाली भुजा बराबर है इसके, ये वाली भुजा बराबर है इसके। मैं एग्जांपल लेकर बताता हूं, जैसे ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 5 है तो ये भी 5। जब भुजाएं बराबर हो गई, क्या हो गई? भुजाएं बराबर हो गई, तो इनके एंगल आप बोल दोगे सर ये तो अपने आप इक्वल, ये इक्वल हो जाएगा इसके, ठीक है, ये वाला इक्वल हो जाएगा इसके, और ये वाला इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के। ठीक है, तो आप बोलोगे अगर अगर ए बी इक्वल है एक्स वाई के, बी सी इक्वल है वाई जेड के, और सी ए इक्वल है, सी ए बराबर है जेड एक्स या एक्स जेड, कोई दिक्कत नहीं है ना, जेड एक्स के। अगर ऐसा हुआ तो 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 आप ये भी बोल दोगे कि एंगल ए बराबर होगा एंगल
एक्स का, क्योंकि अगर तीनों भुजाएं बराबर होंगे तीनों एंगल भी बराबर होंगे। एंगल, हाँ पहले तो आप एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल वाई के, एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल जेड के, ये आप बोलोगे। और जैसे ये लिखोगे आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो सर, इसलिए हम बोल देंगे क्या, अगर तीनों भुजाएं यानी तीनों भुजाएं इसके बराबर है, ये कंडीशन हो गई, तो आप बोल दोगे कि जो ट्रायंगल ए बी सी है ये सर्वांग सम है, यानी क्या है आपका सर्वांग सम, इंग्लिश में आप बोलोगे कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एक्स वाई और जेड के। बस ये बात का ध्यान रखना। आपको चुपचाप अगर तीन भुजाएं दिख गई, तीन भुजाएं बराबर है, मतलब ए बी इक्वल है एक्स वाई के, बी सी इक्वल है वाई जेड के, सी ए इक्वल है जेड एक्स के, तो आप तुरंत बोल दोगे सर ये होगा क्या होगा कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा एक्स वाई जेड के, जिसके दम पर हम ये बोल देंगे इसका एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल एक्स के, इसके ये इक्वल, यहां से भी देख सकते हो बी से वाई इक्वल, सी से जेड इक्वल, ऐसे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये थी पहली कंडीशन। फिर हम बात करें दूसरी कंडीशन की, तो दूसरी कंडीशन में मेरा होता है साइड एंगल साइड, क्या आप बोलोगे साइड एंगल साइड, ये होता है साइड एंगल साइड होता है। तो आप समझो क्या होता है साइड एंगल साइड। देखिए ये आपका हो गया ए बी सी एक्स वाई जेड, मतलब ये हो गया साइड एंगल साइड में। मान लीजिए ए बी इक्वल है एक्स वाई के, बी सी इक्वल है वाई जेड के, और इन दोनों के बीच में कोई एंगल है जो इक्वल है, मान लीजिए ये 60 डिग्री है और ये भी क्या है 60। एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो क्योंकि देखो ये ऐसे इसका मुंह खुला होगा 60 डिग्री, इसका भी खुला होगा, तो भाई सिंपल सी बात है जब इसका खुला हो तो फिर इसके भी एंगल्स क्या होंगे, क्योंकि ये वाला भी उसी मुंह से खुला होगा जितने से ये खुला होगा, क्योंकि देखो ये भी उतना है, ये भी उतना है, ये भी इतना है, ये भी इतना, मुंह भी उसका उतना खुला, तो ये भी इक्वल हो जाएगा, तो तीसरी साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी। तो आप बोलोगे अगर 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 कोई भी दो साइड और उनके बीच का एंगल बराबर है त्रिभुज में, तो बोल दोगे सर ये तो सर्वांग सम है। यानी ए बी, मैंने बोला ए बी बराबर है एक्स वाई के, बी सी बराबर है वाई जेड के, बी सी बराबर है वाई जेड के, क्योंकि ये वाली लेंथ जैसे मैंने बोला ये 3 तो ये भी 3, ये 4 तो ये भी 4 है ना, तो लेंथ। अब एंगल इक्वल हो गया कि एंगल बी आपने इक्वल कर दिया है किसके, एंगल वाई के, तो उस कंडीशन में भी आप बोलोगे, क्या बोल दोगे कि जो तीसरी साइड है वो भी इक्वल हो जाएगी, है ना, कि ए सी इक्वल हो जाएगा एक्स जेड के, और जो ये एंगल है ये भी इक्वल हो जाएगा, एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल एक्स के, एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल जेड के, ये हो जाएगा, ये अपने आप बन जाएगा। अब क्योंकि ये कंडीशन आपको पता है ना, तो ये ना भी लिखो, तो ये कंपलसरी है कि उनका एंगल भी इक्वल हो जाएगा, उनका साइड्स भी इक्वल हो जाएगा, तो आप बोल दोगे, तो आप फाइनल बात क्या बोलोगे कि त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, यानी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज एक्स वाई और जेड के, किसके, एक्स वाई और जेड के। ये दूसरी कंडीशन है, ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। फिर हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन की, ठीक है। बस एक और कंडीशन रह जाएगी तीसरी कंडीशन के बाद, फिर ये इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बाकी समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से।
जैसे यहाँ दो बार दो साइड्स इक्वल हैं, तो अब दो एंगल इक्वल होगा और एक साइड, तो आप लिखोगे क्या, एंगल साइड एंगल, यानी एंगल साइड एंगल। क्या मतलब हुआ इसका, कैसे, देखिए आप दो ट्रायंगल बनाते हैं, ये रहा, ये अपन ने लिख दिया क्या, ए, इसको लिख दिया बी, इसको लिख दिया सी, ये एक्स वाई और जेड। तो देखिए इस बार दो एंगल इक्वल करना, तो मान लिया अपन ने ये 50 डिग्री है और इसको मान लिया ये 70 डिग्री है, इधर भी हमने लिया क्योंकि सेम ही करना है, ये दिया है, ये दिया, अगर जहां मैंने लिखा नहीं ये दिया है अपने से दे कर रखेगा पेपर में, ये भी 70 डिग्री है, और इसके बीच वाला ये वाला ये वाली भुजा बराबर, मान लिया ये 3 है तो ये भी 3 है। तो यहां हमें दिया है क्या कि अगर एंगल ए इक्वल है एंगल एक्स के, एंगल बी इक्वल है एंगल वाई के, और भुजा ए बी बराबर है भुजा एक्स वाई के, भुजा एक्स वाई के, तो उस कंडीशन में हम बोल देंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के, और इसलिए आपका जो ये सी है वो इसके बराबर हो जाएगा। आप लिख ही सकते हो इस चीज को, तो लिख ही सकते हो कि एंगल सी इक्वल होगा एंगल जेड के, और भुजा भी बराबर हो जाएगी किसके, ये जो बीसी भुजा है वाई जेड के इक्वल हो जाएगी, और ये वाला एसी भुजा है ये आपकी एक्स जेड के इक्वल हो जाएगी। ये बात तो हम लिख ही सकते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी, ये दिया है तो ये हो जाएगा सर्वांग सम, ये दिया है तो भी सर्वांग सम हो जाएगा, और सर्वांग सम जैसे ही हुआ तो तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तीनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट देखते हैं, चौथी प्रॉपर्टी। इसमें कई बार लगता है यार याद नहीं होता, याद करना ही नहीं है, आपको बस समझ लेना है, एक बार समझ गए तो आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए एक होता है आपका राइट, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है, राइट हाइपोटेनस ट्राइंगल, यानी आपका समकोण कर्ण त्रिभुज, कर्ण त्रिभुज। ठीक है, जैसे देखिए मैंने बताया ये एक समकोण त्रिभुज बनाइए आप, ये भी समकोण त्रिभुज बनाइए। ठीक है, ये तो ये ले लिया अपन ने ए, ये बी, ये सी, एक्स वाई और ये हुआ जेड। ठीक है, अब देखिए बात समझना, आप ये है, ये तो 90 डिग्री ही होगा, ये क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने, मान लीजिए ये 3 है, ये भी 3 है, ये 4 है, ये भी 4 है ना। तो होता क्या है कि कर्ण अपने आप इक्वल हो जाता है, इसीलिए आपका कर्ण लिखा गया है, स्पेशली हाइपोटेनस लिखा गया है ना, कि ये और ये हो गया, ये और ये हो गया, बीच में राइट एंगल ट्रायंगल है ना, बीच में राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री है ना, तो इसलिए वो बीच में आ गया। ये लगभग आपका साइड एंगल साइड जैसा ही है, कोई अलग नहीं। तो आप लिखोगे अगर आप लिख सकते हो, अगर आपका ए बी इक्वल देकर रखा है एक्स वाई के, BC इक्वल देकर रखा है वाई जेड के, BC इक्वल देकर रखा है वाई जेड के, और एंगल B इक्वल है एंगल Y के, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री। ठीक है, तो आप यहां से क्या बोलोगे, ये क्योंकि 90 डिग्री आ गया है इसलिए ये जो प्रॉपर्टी बोली जाती है राइट हाइपोटेनस बोला जाता है, राइट हाइपोटेनस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो ABC सर्वांग सम होगा ट्रायंगल एक्स वाई और जेड के।
ट्राइंगल एक्स वाई और जेड के। ये 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, बस इनको आप अच्छे से लिख लो, रिवाइज करना, सारी चीजें वैसे भी आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब एक बात समझो, पहले हम चारों प्रॉपर्टी काउंट कर लेते। क्यों प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई, पहले इस बात को आपको समझना जरूरी है। ठीक है, प्रॉपर्टी मैंने इसलिए पढ़ाई क्योंकि वो आपको बताकर नहीं देता है कि ये सर्वांग सम है, आपको कुछ चीजें दे देगा, उसमें अगर आप जानते हो कि हाँ ये चीजें होती हैं तो वो समरूप हो, सर्वांग सम हो जाता है। ठीक है, तो 4 चीजें कौन कौन सी होती हैं? एक तो एस 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 यानी साइड साइड साइड, तीनों साइड बराबर हो जाएंगी तो सर्वांग सम हो जाएगा। एक होता है एस ए एस, 2 भुजा और बीच का एक एंगल बराबर हो गया तो वो सर्वांग सम हो जाएगा। तीसरा होता है ए एस ए यानी एंगल साइड एंगल, 2 एंगल्स और एक साइड बराबर है तो भी वो सर्वांग सम होगा। चौथा होता है जो मैंने लिखा है राइट हाइपोटेनस ट्राइंगल यानी समकोण कर्ण त्रिभुज, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 2 भुजा बीच में एक 90 डिग्री आ गया तो भी वो सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या आपका सिमिलर ट्राइंगल, समरूप त्रिभुज। सब कुछ इसी वीडियो में कंप्लीट कर लूंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट इधर उधर भटकना ही ना पड़े। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, क्वेश्चन हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सिमिलर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे सबसे ज्यादा आने वाला कोई क्वेश्चन ट्राइंगल में है तो सिमिलर से होता है। किससे होता है? सिमिलर से। सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर समरूप त्रिभुज। अभी मैंने बताया क्या होता है समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज क्या होता है? इनका शेप तो सेम होता है पर साइज सेम नहीं होती। जैसे आप समझो, एक एक करके अपन समझते हैं। ठीक है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ये मैंने छोटा सा बना दिया, छोटा सा नन्हा सा, ये रहा ए बी सी, ये रहा एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, अगर ये समरूप है, अगर ये समरूप है तो क्या क्या इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। इस बात का ध्यान रखना है, क्या बराबर होता है? इनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। अगर इनका कोई भी 2 एंगल अगर इक्वल हो गया तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डबल ए प्रॉपर्टी लगती है। क्या लगती है? डबल ए। वैसे लगती तो आपकी वो तीनों वाली ही है। अच्छा एक बात और है, समझो, अगर कोई ट्राइंगल आपका सर्वांग सम है तो अपने आप समरूप हो जाएगा, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कोई समरूप है तो सर्वांग सम नहीं होगा वो। ठीक है, आपकी सर्वांग सम की ऑलरेडी प्रॉपर्टीज इसमें लग जाती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, मान लीजिए ये आपका, एक बात समझो, जैसे ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये इसमें 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। तो एक बात बताओ आप, 2 एंगल इक्वल है, यहां 60 है यहां भी 60 है, यहां 70 है यहां भी 70 है, 2 एंगल्स इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? अब जब 2 एंगल्स इक्वल है तो अब तीसरा एंगल बताइए खुद से मुझे कितना होगा, क्योंकि 60 और 70 कितना हो गया? 130, यानी बचा कितना? सिर्फ 50 बचा, तो यहाँ 50 लिखोगे। अब एक बात बताओ, यहाँ कितना बचेगा? यहाँ भी तो सेम बचेगा। तो देखिए एंगल्स, अगर 2 एंगल इक्वल हो गए तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। बस आपको देखना है कि 2 एंगल इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बस इसमें यही जानना रहता है। ठीक है, तो अगर ये अगर ये समरूप हैं, क्योंकि साइज सेम नहीं है, शेप सेम है, तो आप इसमें वो बोलोगे, अगर ये ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हैं ट्राइंगल एक्स वाई जेड के, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं?
इक्वल हो जाते हैं, रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। मैं क्या बोलूंगा, संगत, हिंदी में लिख देता हूं, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो जाता है। कैसे हो जाता है, इस बात को समझते हैं। देखिए, आपको यहां से नहीं देखना, मैं एक बात हमेशा बताऊंगा आपको, अगर इसका क्वेश्चन करना है यहां से मत देखिए, यहां से देखिए। देखिए, अगर भुजा देखना है तो इसकी ए बी भुजा और एक्स वाई भुजा का रेशियो देखिए, यानी ए बी अपॉन एक्स वाई इक्वल टू बी सी अपॉन वाई जेड। क्या बोलोगे आप, बी सी अपॉन वाई जेड, मेरे साथ बोलते जाना है। फिर आप बोलोगे ए सी, क्या बोलोगे आप, ए सी अपॉन एक्स जेड, ए सी अपॉन एक्स जेड। ये इनका ये रेशियो इक्वल होता है। क्या इक्वल होता है, रेशियो। अगर अगर दो कोण बराबर हो गए, दो कोण बराबर हूं, तब की मैं बात कर रहा हूं। अगर दो कोण त्रिभुज के बराबर हो गए, दो ट्रायंगल्स दिए हैं, तो अपने आप में समरूप हो जाएंगे, और जैसे ही समरूप हुए, संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, उनका समान हो जाता है। संगत भुजाएं, ये संगत भुजाएं, ए बी एक्स वाई, बी सी वाई जेड, ए सी एक्स जेड, ए सी एक्स जेड, इनका अनुपात। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि आप बड़े वाले को ही ऊपर लिखिए, छोटे वाले को नीचे। आप अगर इसको ऊपर लिखेंगे तो फिर सबको ऊपर लिखना, और बड़े वाले ट्रायंगल की भुजाओं को नीचे लिखना आप, ठीक है। इसमें सिर्फ भुजाएं बराबर नहीं होती, बहुत कुछ बराबर हो जाता है, बहुत कुछ बराबर हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, मैं अच्छे से डिटेल में पहले बताऊंगा, पहले आप इसका क्वेश्चन भी एक बार देख लो, ठीक है। देखिए, क्लियर हुआ, इनकी संगत भुजाओं का रेशियो बराबर होता है। देखिए, बस इसमें कोई भी दो ट्रायंगल्स को इक्वल करना होता है, एंगल्स को इक्वल करना होता है। देखिए, जैसे समझना आप, मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूं आपको। ये रहा आपका ए बी सी एक्स वाई जेड, ये मान लीजिए 8 है, और ये मान लीजिए 24 है, ये मान लीजिए। अच्छा, पहले एंगल मैं बता दूं, पहले एंगल मैं बता दूं आपको कि जैसे ये 70 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया, तो ये भी 70 हो जाएगा, हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं चेंज ही कर देता हूं, ये 50 हो गया, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ने ले लिया ये भी 70, ये 50 और ये 60, ये समरूप है, इसने बोल दिया है। मैंने इसको लिखा इधर ये 5 और इधर लिख दिया 15, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं ये 16 है, तो बताइए क्या होगा, ये वाली भुजा एक्स वाई क्या होगी, क्योंकि ये समरूप है। क्या है, समरूप, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो देखिए, कौन कौन, ए बी सी समरूप है किसके, एक्स वाई जेड के। तो आप लिखोगे ए बी, क्या लिखोगे, पहले ए बी बटे बी सी एक्स वाई, ए बी बटे एक्स वाई इक्वल टू, इधर लिखोगे बी सी बटे वाई जेड, इधर लिखोगे ए सी बटे एक्स जेड। अब ए बी कितना देकर रखा है अपना, अपने को 24, एक्स वाई कितना देकर रखा है 8, बी सी कितना देकर रखा है 15, वाई जेड देकर कितना रखा है 5, ए सी कितना देकर रखा है आपको 16, ठीक है। तो आपको ये निकालना है, मैं 16 इसको नहीं करता हूं, मैं इसको 18 कर देता हूं, क्योंकि फिर डेसिमल में आने लगेगा, ठीक है। तो आप निकालोगे एक्स जेड। एक बात बताओ, आप इसको कैंसिल करोगे तो आप चाहे इसको इसके इक्वल कर दो या इसको इसके इक्वल कर दो, क्योंकि आप देखो
तो ये 8 है और ये 3, मैं डायरेक्टली भी कर सकता था। 8 तिहाई 24 होता है, 5 तिहाई 15 होता है, तो 6 तिहाई 18 होगा, यहाँ 6 आना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता तो मैं इसलिए करूंगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों को लेता हूं, कैंसिल हुआ तो 3, तो इधर 18 लिखिए, तो ये कैंसिल किया कितना है 6, तो एक्स जेड की वैल्यू देखिए 6 आ गई अपनी। ठीक है, ये होता है क्या, समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टीज। इसके क्वेश्चंस अपन बाद में करेंगे, मैं कुछ और एक्स्ट्रा बातें इसकी बताऊंगा, हालांकि इसका पेरीमीटर, इसका एरिया, इसकी बहुत कुछ चीजें बराबर होती हैं। ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं, इसको मैं बता ही देता हूं इक्वल क्या क्या होता है। ठीक है, इसका फिर अपन इसको बाइंड अप कर देंगे। देखिए, कोई भी ट्राइंगल अगर समरूप है, कोई भी ट्राइंगल अगर समरूप है, तो उसमें क्या क्या उनके रेशियो क्या क्या इक्वल हो जाएंगे, उसको देखते हैं बस। ठीक है, नहीं तो अधूरा लगेगा अगर मैं नहीं बताऊंगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी, एक्स वाई जेड, ये मान लीजिए समरूप है। ठीक है, समरूप है। अगर उसने मुझे समरूप बोल दिया है तो आप समझो, समरूप बोल दिया तो इसकी भुजाएं, मैं ये वाला ऐसे, ये 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 ठीक है, मतलब ए बी सी एक्स वाई जेड है ना, ये ट्राइंगल समरूप। तो क्या क्या इक्वल होगा, सबसे पहले इनकी भुजाओं का रेशो इक्वल हो जाएगा। क्या बोलोगे आप, मैं यहां से किनारे से लिखता हूं, इनकी भुजाओं का रेशियो इक्वल होगा, यानी ए बी बटे एक्स वाई, ये लिखना आना चाहिए, बी सी वाई जेड, बी सी बटे वाई जेड, फिर ए सी बटे एक्स जेड। अब और भी कुछ इक्वल हो जाता, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, क्या क्या पढ़ाया था, मीडियन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है जो दो बराबर भागों में बांट दे, इसको 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 इसको, इनका मीडियन का भी रेशो इक्वल हो जाता है। क्या, मीडियन का रेशो भी इक्वल हो जाता है। ठीक है, मैंने इसमें 1 लिख दिया, इसमें 2 लिख दिया ट्रायंगल का। इनका एल्टीट्यूड भी मान लीजिए 90 90 बनता है, तो इनका एल्टीट्यूड का भी रेशियो सेम होता है। एल्टीट्यूड ट्रायंगल 1 का और एल्टीट्यूड ट्रायंगल 2 का सेम होता है। ठीक है, पेरीमीटर यानी परिमाप का भी रेशियो सेम होता है। पेरीमीटर ट्रायंगल 1 का और पेरीमीटर ट्रायंगल 2 का भी इक्वल होता है। इनकी अंतर त्रिज्या देखिए, एक आप अगर यहां सर्कल बनाओगे तो इसका ये रेडियस बनेगा, इसका है ना त्रिज्या बनेगी, तो अंतर त्रिज्या इन रेडियस बोलते हैं, इनका इन रेडियस को मैं R1 लिखूंगा, R1 और R2 भी इक्वल होता है। एक बाहर अगर ट्रायंगल बनाओगे तो उसका एक रेडियस बनेगा, उसको आप बाह्य त्रिज्या बोलते हो, सरकम रेडियस बोलते हो, R2 होता है। ये जब पढ़ोगे आप तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं लिखा देता हूं बस। ठीक है, ये चीजें सब कुछ इनकी इक्वल हो जाती है। ठीक है, सब कुछ इनका इक्वल हो जाता है, लेकिन इनका एक चीज बहुत अलग है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, बहुत क्वेश्चन, वो है क्षेत्रफल। मान लीजिए ये मैं यहां लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ का रेशियो। तो एक बात बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 है ना। हाइट क्या होती है, एल्टीट्यूड, यानी मैंने हाइट लिख दिया, एल्टीट्यूड लिख दिया। एल्टीट्यूड को मैं H1 लिख सकता हूं, H1 भी लिख सकता हूं और H2 भी लिख सकता हूं। क्या, H1 H2 भी लिख सकता हूं। तो हाइट इंटू बेस, ये 1/2, हाइट इंटू बेस, यही होता है। तो एक बात बताइए, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो। अच्छा, इसका देखिए, एक बात बताइए, इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट और इसकी हाइट ये लिख लिया अपन ने, H1/H2 इंटू बेस क्या है, इसका बेस है BC और इसका बेस है YZ। लेकिन यहां देखो, ये BC और YZ
H1 और H2 के ही तो बराबर है, H1 और H2 के ही तो बराबर है। तो आप ये बोल सकते हो यहां पास कि ये जो H1 है ये BC ही है और H2 क्या है YZ, और ये तो था ही BC और ये भी YZ, तो क्या बनेगा BC का स्क्वायर अपॉन YZ का स्क्वायर। यानी मैंने ओवरऑल अगर आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो भुजा के वर्गों का रेशो होता है, भुजा के वर्ग का अनुपात होता है। ये बस ध्यान रखना है कि वर्ग होता है, वर्ग निकालना पड़ता है। जैसे मैं एक काम करता हूं, मैं इसका एक क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, ठीक है। जैसे समझिए यहां पास ये एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। इसका एरिया देकर रखा है 25 और इसका एरिया देकर रखा है 16। तो मैं बात करूं ये ए बी सी और इसकी बात करूं अगर मैं एक्स वाई जेड, तो अगर मेरे से पूछे इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, भुजाओं का, और भुजा का अनुपात सबका बराबर होगा, चाहे इसका निकालिए चाहे इसका निकालिए, चाहे इसका निकालिए इसका निकालिए, तो आप क्या बोल सकते हो, जो एरिया होगा ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, आप कुछ भी लिखिए, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स जेड, एक्स वाई का स्क्वायर, सॉरी एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये कितना देकर रखा है 25, ये कितना देकर रखा है 16, और ये कितना आएगा ए बी अपॉन एक्स वाई का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, तो मुझे सिर्फ ए बी अपॉन एक्स वाई अगर निकालना है तो मुझे इनका अंडर रूट लेना पड़ेगा 25 अपॉन 16, तो मेरा आंसर कितना आएगा 5 अपॉन 4। आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। ये थी पूरी की पूरी स्टोरी आपकी सिमिलर ट्रायंगल की, एक चीज बताने का ट्राई किया, सब कुछ मैंने बता दिया। क्वेश्चन हम करेंगे तब अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। इसको बहुत अच्छे से देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से और मेहनत से इसको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज सब्सक्राइब करिए, नए हैं अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो आप अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।